भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेणी प्रसाद मीडिया से हुए रूबरू, विधानसभा सदर से टिकट की दावेदारी। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेणी प्रसाद मीडिया से रूबरू होकर कुछ कई इस प्रकार की बातें। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पेशे से वकील हूँ और इस समय सरकार की जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर रहा हूँ वकालत के क्षेत्र में। आप किसी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या आप? हमें ऐसा लगा कि आगामी दौर में बहुत जल्दी ही चुनाव आने वाला है और पूरा मऊ जनपद आसपास के क्षेत्र अपराधियों के सक्रियता से अभिशप्त रहे हैं। इधर पिछले कुछ वर्षों से कहिए कि आम आदमी, महिला, व्यापारी, किसान, मजदूर अब उसे इतना है कि बैंक से अगर पैसा वो निकालता है तो उसे डर नहीं कि छिनैती हो जाएगी, गोली मार दिया जाएगा, हत्या हो जाएगी और फिर कल वो उसके पास कोई सबूत भी नहीं होगा, उसके लिए कोई खड़ा भी नहीं होगा गवाही करने के लिए। इसलिए मुझे बार बार लगा है मैंने खोया है यहाँ। मैं यहाँ पैदा हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, गलियों में रहा हूँ, अपने लोगों में रहा हूँ और मैंने देखा कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है। मैं उन समस्याओं को जिया हूँ और मुझे लगा कि जो सरकार ने एक वातावरण का निर्माण किया है, एक टॉक टुगेदर का निर्माण किया है, एक जो राजनीतिक माहौल का निर्माण किया है, उसमें हमें भी अपना हस्तक्षेप जारी रखना चाहिए, जैसे पूर्व जारी रखता रहा हूँ। और समाज में मेरी भूमिका है। समाज के लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं, इस जनपद के लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं और उनमें मेरा एक कैरेक्टर दिखाई देता है कि कम से कम मैं एक अच्छा ऐसा कैरेक्टर हो सकता हूं जो विश्वसनीय हूं, जिसका बाजारवाद पर, व्यापार पर और लेन देन के प्रति कोई अपना नया दृष्टिकोण ना हो, साफ सुथरी जिसकी छवि हो सकती है। मैं कम से कम एक वह अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, समाज के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और जो मुझे मिला है, अभी जो मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, लोगों के विचार ले रहा हूँ, लोगों का व्यापक जन समर्थन प्राप्त है और लोग मुख्तार अंसारी और ऐसे माफियाओं के खिलाफ मुझे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। क्या टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आप? टिकट की दावेदारी राजनीतिक इच्छा होने के नाते मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा हूं, 40,000 के करीब वोट पाया हूं, 40,000 वोट पाकर बेईमानी के कारण दूसरे स्थान पर रहा हूं और आज विधानसभा का चुनाव है तो मैं समझता हूं विधानसभा के चुनाव में जो जन स्वीकार्यता है, जनता के लिए जो मैं काम किया हूं और जनता के आह्वान पर मैं उम्मीदवारी अपनी जो है प्रस्तुत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सामने। 3 बार आप बता रहे कि जानलेवा हमले की बात आप कर रहे हैं अपने पर, किस तरह जानलेवा हमला हुआ, किसने कराया? नहीं, ये वो जो जानलेवा हमले हुआ करते थे, मेरे प्रति आम धारणा थी, मेरे परिवार के प्रति आम धारणा थी कि मैं आरएसएस बैकग्राउंड का हूं और मैं सांप्रदायिक हूं, फिरका परस्त हूं। और एक इस तरह का दौर वो था कि जब किसी को कोई देखना नहीं चाहता था हिंदू मुसलमान के तौर पर, और मेरे बारे में ये धारणा थी कि मैं उग्रवादी हिंदू छवि का युवा नेता बनने जा रहा हूं। इस कारण वो हमले हुआ करते थे। सन 1991 में मेरे ऊपर जो हमला हुआ मेरे 3 मंजिला मकान पर खिरीबाग में, वो इसी कारण हुआ कि पूरी भीड़ जो है और 5,000 की भीड़ रात को हमला हमारे ऊपर करती है, हमारा पूरा घर घिर जाता है। रतन लाल श्रीवास्तव उस समय सीओ पुलिस रहते हैं, जितेंद्र यादव उस समय इंस्पेक्टर रहते हैं, वो शोर सुनकर आते हैं, वहां पर देखते हैं कि चारों तरफ से हमलावर भीड़ है और हमलावर भीड़ को लगता है कि हम लोग कुछ घटना कर रहे हैं और हम लोग कोई घटना की तैयारी कर रहे हैं। इस कारण हमारे ऊपर हमला हुआ और जिस तरह से बिनाऊ हत्याकांड हुआ उसके बाद ये हमारे घर का पूरा हत्या हो जाता और नरसंहार हो जाता। किसी प्रकार से आप लोगों की कृपा कहिए, ईश्वर की कृपा रही और मैं बचा। लेकिन 1991 के बाद से लगातार का जो किरदार मेरा रहा है, हिंदू में, मुसलमान में, गरीबों में, पिछड़ों में, विद्यार्थियों में, युवाओं में, सबने मुझको स्वीकार किया है। और मुझे विश्वास है कि जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो कोई जितना भी कहेगा ना, पीतल पीतल होता है, सोना सोना होता है, कीचड़ में भी हो तो जिस दिन उसको मौका मिलेगी वो अपना असर दिखाएगा और अपनी कीमत बताएगा। क्या समस्या देखा आपने मऊ की? मऊ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। किस तरह का डर? डर, माफियाओं के खिलाफ डर और चारों तरफ सफेद जूता पहनकर जो एक ड्रेस कोड बना हुआ है, स्पेशली भू माफिया जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन पर अभी कमी है, कार्य करने की कमी है। और वो इसलिए कमी है कि ये लोग इतने डरे हुए हैं, जो लोग प्रभावित हैं, जो आम आदमी प्रभावित है, वो इतना डरा हुआ कि हम सरकार के पास जाए, पुलिस के पास तो जाए तो कैसे। उनको एक तो विश्वास का माहौल नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के विश्वास की स्थापना की जिम्मेदारी भी अब हम लोगों की होती है, क्योंकि हम लोग सरकार के हिस्सा में हैं, समझ लीजिए। और ये विश्वास नहीं बन पा रहा है, इसलिए बेचारे डरे समय रहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कैसे बचे और डर के मारे उन सबों को डिलीवर कर दे रहे हैं। नतीजा ये है कि भूमाफियागिरी खूब फल फूल रही है। उस पर बहुत कमान लगाने के बाद भी
अभी बहुत कम कमी आई है। पूरी तरह से भू माफियागिरी साफ नहीं है और माफियाओं का सबसे पहला और सबसे अच्छा जो फसल और खेती और व्यापार हो सकता है वो भू माफियागिरी है मऊ जनपद में। मोदी जी को और बुलडोजर चलाना पड़ेगा। बुलडोजर चला रहे हैं और आपने सहयोग दिया, जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया है, मुझे अवसर मिला, मुझे क्षमता मिली, मैं इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सका, तो बुलडोजर तो चिन्हांकित करके चलाया जाएगा, चलवाया जाएगा, वो बताया जाएगा कि ये कौन माफिया है और कौन उसके पुख्तार अंसारी के पीछे काम कर रहे हैं। न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न अगड़े है, न पिछड़े हैं, उनकी सिर्फ एक बिरादरी है और वो भू माफिया है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इंगित करके कार्रवाई होगी। मैंने डायरी तैयार किया है और बहुत जगह हमने मैसेज दिए। कितने लोग हैं आपकी डायरी में, लिस्ट में? मेरे डायरी में मानकर चलिए कि कम से कम 1 दर्जन लोग हैं। अब विशेष तौर पर दक्षिण चोड़ा थाने के थाना क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। इस शहर का क्षेत्र आप समझ लीजिए कि वहाँ जो भी दरोगा जाता है उसके पास सिर्फ एक ही समस्या होता है, जमीन, और एक ही समाधान होता है, पैसा। और हर घर के 5वें घर के बाद कुर्ता पाजामा पहनकर भू माफिया चलते हैं, 5 लाख रेट लगाते हैं, 5 लाख थाने में देते हैं और फिर अपना बांटते काटते हैं, 50 लाख में डिलीवर कर देते हैं। ये वहाँ का धंधा चल रहा है। और वो व्यापारी हैं, बुनकर है, बेचारे किसी को कह नहीं पाते, एकदम त्रस्त हैं, तड़ जाते हैं। इसलिए बार बार फोन आ रहा है, त्रिवेणी वकील साहब आप किसी तरह से हम लोगों के बीच में आप आ जाएंगे तो। लेकिन आतंक तो आपके ही बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, भू माफियाओं में ज्यादा नाम उनका ही आ रहा है। नहीं, मऊ जनपद के भू माफिया जो है वह बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, कहीं के होंगे, जैसा आपने लिस्ट बताया, हमने भी लिस्ट पढ़ा, कहीं के बात कर रहा हूँ, मऊ के नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का चेहरा और चादर ओढ़े हुए हैं, बीजेपी का चेहरा चादर ओढ़े हुए हैं, रंगीन साफा लगाए हुए हैं, नारंगी साफा उनका चल रहा है, लेकिन वह कहीं से बीजेपी के नहीं। अगर आप भी हैं तो आप भी इसी समाज में। आर्यन सिंह पे कार्रवाई हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या वो बीजेपी में नहीं है आर्यन सिंह? आर्यन सिंह बीजेपी का होना, नागरिक होना, बीजेपी का मतदाता हो जाना, बीजेपी को मानना एक अलग बात है, और बीजेपी का कार्यकर्ता होना है, बीजेपी के विचारधारा से जुड़े होना है। और हम बीजेपी से विचारधारा से जुड़े हैं। आनंद जी अपने व्यापार के लिए बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं कह सकता हूँ। ये आर्यन सिंह ये कह रहे हैं, ये 2005 के दंगे के दौरान आपको फंसाया गया था बलात्कार के में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उस दौरान जब सांप्रदायिक दंगा हुआ था, गरीब ही मारा गया था। बताइए, एक भी कोई ऐसा था क्या किसी बाबू का लड़का मारा गया हो, किसी बाबू का लड़का फंसाया गया हो? गरीबों के लिए, गरीबों सवाल ये है कि एक सवाल का जवाब वही दे रहे हैं, क्यों बनाया गया रेपिस्ट? आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, दंगा होती है 14 अक्टूबर को और FIR होता है 1.5 महीने बाद। उस लड़के के पिता का FIR होता है कि उसके टांग में चोटें आई हैं, दंगाइयों ने उनको दौड़ाया 1 सप्ताह बाद। और जो बलात्कार का आरोप लगाने वाली है, जो मुस्लिम रिलीफ कमेटी उसके पीछे, उसका पूरा बयान है, मैं आप लोगों को बयान उपलब्ध करा दूंगा, अभी मेरे पास है। तैयब पालकी थे उस समय, उनसे हमारा राइवल था, क्योंकि मैं चेयरमैन का दावेदार रहा, और साहिना अरशद जमाल वो भी लड़ रहे थे, उस समय चेयरमैन रहे। इन सारे लोगों ने ये देखा और उसके बाद देखने के बाद अरशद जमाल को लगा कि ये तो गलत हो गया। लेकिन मुस्लिम रिलीफ कमेटी बनी थी मुस्लिमों के रिलीफ के लिए। उनका उद्देश्य था कि हमारे बीच में जो लोग दंगे से प्रभावित हैं, जिनके घर उजड़ गए, उनका हम क्या बेहतर सेवा कर सकते हैं। लेकिन वह रिलीफ कमेटी अंतिम तौर पर टारगेट की थी त्रिवेणी प्रसाद को, क्योंकि चेयरमैन के दावेदार हैं। उनको इतना दबा दो कि यह राजनीति के बारे में सोचना ही छोड़ दे। और ऐसी स्थिति आई कि मुझे जेल भी जाना पड़ा और मैं फेस कर रहा हूं। लेकिन सौभाग्य ये है, आप लोग देख रहे हैं कि जिस गली में भी जाता हूं, नौजवान लड़कियां, बहनें, भाभियां, चूंकि मैं यहीं का पैदा हूं तो सबसे मेरे रिश्ते हैं, नानी, चाची, नाना, दादी, सबके परिवार में वेलकम होता है। उनके घर में गार्जियन हो चाहे ना हो, तुरंत कहा जाता है त्रिवेणी मामू आए हैं, चाय पिलाओ।